नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर बच्चों ने गौतम गुलेरिया के ऊपर उबलता हुआ मिर्ची का पानी डाल दिया था और वो वहां पर पूरे ही राजमहल में उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जब राजीव गुलेरिया को ये लगता है कि वो फाइटर अब उसके पास नहीं है जो अभी तक उसके साथ फाइट करती है, तो वो अब उसे बचाने के लिए सोचता है। लेकिन जैसे ही राजीव गुलेरिया यहाँ पर गौतम गुलेरिया की तरफ जाने की सोचता है, तभी उसे महेंद्र के बारे में ख्याल आता है कि उसे पहले अपने दोस्त को बचाना चाहिए। इसलिए उसकी चीखों को सुनते हुए वो वहां पर उसी दरवाजे के पास लंगड़ाते हुए पहुंच गया था। जैसे ही वो वहां पर अब उस कमरे के पास पहुंचता है तो वो उसके अंदर जाके देखता है कि गौतम वहां पर महेंद्र अभी भी उस फरस पर पड़ा हुआ था। अब महेंद्र उसे कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम अंदर मत आओ, ये पानी सच में बहुत ही उबलता हुआ पानी है। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य गड़ी थी जब मैं इन माँ बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर आया, मेरी तो हालत ही खराब कर दी। महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम एक काम करो, अगर तुम बाथरूम का दरवाजा खोल सकते हो, क्या तुम बाथरूम का दरवाजा खोल सकते हो? राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर महेंद्र कहता है, रुको, कोशिश करता हूँ खोलने की, लेकिन ये सच में बहुत ही मुश्किल काम है। ये सुनते ही राजीव गुलेरिया अब उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी ये हालत तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही हुई है। तुम्हें खुद नहीं पता कि रानी साहिबा ने एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे भी नहीं दी। अरे पता है उसकी फाइटिंग स्किल देखी है क्या तुमने? अरे तुम्हें पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी। तुम्हारी गलती की वजह से ही हम सब लोगों का प्लान अब यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो फाइटर सच में ही एक जबरदस्त फाइट करती है। राजीव की ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है, अरे मुझे खुद ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर होती तो क्या मैं तुम्हें बताता नहीं, क्योंकि उस फाइटर के बारे में तो खुद मुझे भी नहीं पता था। तो तुम ही बताओ ना, मैं उसके बारे में तुम्हें कैसे इन्फॉर्मेशन देता। अरे तुम रुको, पहले मैं अपने बाथरूम तक तो जाकर एक बारी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, जिससे ये पानी निकले, तब जाकर तुम इस फ्लोर के सारे ही डोरमेट को लेकर आ जाओ, क्योंकि ये पूरा ही फरस अब ऑयली हो गया है। जब तक यहाँ पर मुझे किसी चीज का सहारा नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊंगा। और मेरे साथ अगर तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आओगे तो तुम भी यहाँ पर स्लिप होकर गिर सकते हो और फिर शायद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अभी यहाँ पर मेरा हो रहा है। महेंद्र की यह बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया अब उस फ्लोर के सारे ही डोरमेट को अब कलेक्ट करने लगता है। वहीं बड़ी रानी के भाई को 10 कदम दूर बाथरूम तक जाना भी अब बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि उसके लिए भी बाथरूम में 10 कदम चलना भी इतना था जैसे उसे पता नहीं कितने ही किलोमीटर चलना हो। बड़ी मुशक्कत के बाद वो फाइनली अब दरवाजे के पास आ गया था और फिर वो बड़े ही जोर से अब उस दरवाजे को एक धक्का देकर उसे खोलने की कोशिश करता है, ताकि यहाँ का सारा पानी वहां पर निकल जाए। जब वो जोर से धक्का लगाता है तो कुछ ही देर की मेहनत के बाद अब बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और फिर वो उस रूम का पानी बाथरूम से होकर जाने लगता है। वहां अब तक राजीव गुलेरिया भी सारे ही डोरमेट को लेकर अब तक वहां पर आ गया था। वो जैसे ही वहां पर आया तो उसने देखा कि पानी अब काफी हद तक कम हो गया था। अब राजीव गुलेरिया एक एक करके उन डोरमेट्स को उस रूम के फरस पर रखता जा रहा था और फिर वो एक एक स्टेप को संभाल कर रखते हुए अब वो महेंद्र तक आ जाता है। और महेंद्र तक पहुंचने के बाद अब वो बड़े ही ध्यान से उसे पकड़कर और अपना उसे सहारा देकर उसे उठाता है कि तभी अब महेंद्र कहता है, इन माँ बेटी का क्या करना है, क्योंकि इनकी तो हालत हम मेरे से भी बहुत ही ज्यादा बुरी हो रखी है। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, छोड़ो इन्हें, ये किसी भी काम की नहीं है ये दोनों। और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें बस जल्दी से बेसमेंट में जाकर उस रास्ते से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ पर रहे तो शायद फिर हम भी यहाँ नहीं बच पाएंगे।
राजीव जैसे तैसे महेंद्र को उस रूम से अब बाहर निकाल कर ले आता है। वहीं बाहर अब तक करण गुलेरिया भी वहां पर आ चुके थे, क्योंकि जैसे ही उनके कानों में उन फाइटर्स की आवाज आई तो वो भी बाहर आ गए थे और उन्होंने देखा कि आकाश मयूर और कैलाश अधिकारी उनके कब्जे में हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें पकड़ा हुआ था। अब तक कविनालिशा भी दौड़ती हुई बाहर आ गई थी और अब वो फाइटर से कह रही थी कि हम आ गए हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। रानी साहिबा को देखकर अब मयूर कहता है कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। अब तक किचन के दरवाजे से सभी बच्चे और बड़ी रानी भी देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। तभी बड़ी रानी ने कहा कि अब क्या होगा। उन्हें आलिशा की चिंता हो रही थी कि तभी रिया ने अभी बड़ी रानी से कहा, चलो सबको सबक सिखाते हैं। रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है कि अभी नहीं रिया, वो देखो उनके पास सिर्फ हमारे दोनों मामू ही नहीं है बल्कि पिंकी के नानू भी हैं। कुछ सोचते हुए ही तभी अब आर्यन ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो। फिर अब उन सबको ये कहने के बाद अब वो एक मंडली बनाते हैं और अब आर्यन अपनी प्लानिंग सभी को धीरे धीरे बताने लगता है। आर्यन की बात को सुनकर अब रिया कहती है, वाह भाई, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी प्लानिंग तो कितनी लाजवाब है, बड़ी ही गजब प्लानिंग की है तुमने। और अब वो लतिका से पूछती है, क्या वो तुम्हारे पास बचा है? रिया की ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है कि ढेर सारे हैं, चलो फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा, जो चीज तुम्हें चाहिए है। और फिर अब वो बालकनी से ही उन बैड अंकल से तुम्हारे दोनों मामू को हम बचाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले फर्स्ट फ्लोर पर तो चलो। और फिर वो सभी अब प्रिंसेस लतिका के पीछे पीछे फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अभी वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी अभी आर्यन के प्लान के मुताबिक अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ बड़ी रानी कहती है, ये देखो मैंने और चिली ऑयल लेकर आ गई हूँ, अब जल्दी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस चीज को तैयार करना होगा ताकि हम बाहर हो रही फाइट में उन सबको बचा सकें। वहां बाहर कविनालिशा को देखकर अब आकाश के पीछे जो फाइटर था उसने अब आकाश के हाथों में एक गन थामते हुए कहा कि रानी साहिबा की मौत तुम्हारे हाथों से ही होगी। और अगर वो आकाश के हाथ को पकड़कर अपनी बंदूक का निशाना कविनालिशा की तरफ कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो आकाश के हाथ से ही उसके ऊपर वार कराना चाहता था। ये देखकर तो अब करण गुलेरिया एकदम से ही हैरान हो गए थे और अब वो यही सोच रहे थे कि एक बार बस ये तीनों उसके चंगुल से निकल जाएं, फिर तो इन फाइटर से लड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि करण गुलेरिया अभी तक बस इसीलिए ही चुपचाप थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन फाइटर के कब्जे में जहां आकाश मयूर और कैलाश अधिकारी हैं वो लोग उन्हें कुछ ना कर दें। इसलिए ही वो अब तक चुप थे। बस एक बार उनके बच्चे सेव हो जाएं, इससे पहले कि वो फाइटर अब आकाश के हाथों से ट्रिगर दबा देता तभी करण कुछ करना चाहते थे, क्योंकि वो ये सब नहीं होता हुआ नहीं देख सकते थे कि एक भाई के हाथों से ही उसकी ही बहन की जान चली जाए। क्योंकि भले ही ये बात आकाश और कविनालिशा नहीं जानते थे कि वो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन करण गुलेरिया इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और वो आकाश के हाथों से आलिशा की जान जाते हुए नहीं देख सकते थे। वहां अब तक राजीव गुलेरिया भी महेंद्र को लेकर उन फाइटर्स के पास आने ही वाले थे कि तभी उसके कानों में अब करण की आवाज आती है, जो कि कह रहा था, नहीं आकाश, ये बिल्कुल भी मत करना, ट्रिगर मत दबाना। देखो आकाश, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी बहन है, तेरी जुड़वा बहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। करण की ये बात सुनकर तो जितना बड़ा झटका यहाँ पर आकाश गुलेरिया को लगा था उससे भी बड़ा झटका तो अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया को लगा था, क्योंकि राजीव गुलेरिया को भी ये बात अब समझ में नहीं आई थी कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि राजीव जानता था कि आकाश उसका बेटा है और अगर आलिशा उसकी ट्विन सिस्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आलिशा मेरी बेटी है। राजीव की ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है, क्या कही ये दमयंती की वही बेटी तो नहीं है जो कहीं खो गई थी? महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, नहीं, आकाश अंजलि मल्होत्रा का बेटा है और अभी करण ने आलिशा को आकाश की बहन बताया है। ये क्या पहेली है? राजीव की ये बात सुनकर तो अब महेंद्र कहता है, इसका जवाब तो दमयंती ही हमें दे सकती है। मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जान है तो जहान है। पहले हमें अपनी जान को बचाना चाहिए, उसके बाद हम ये सारे सवाल जवाब के बारे में सोचेंगे।
महेंद्र की ये बात सुनकर अब राजीव उसे एक तेज लुक देते हुए कहता है, मेरे बच्चे वहाँ पर मुसीबत में हैं और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। एक काम करो, मेरा पूरा फेस कवर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि करण और आकाश में से कोई भी मुझे पहचान ले। इससे पहले कि राजीव कोई भी स्टेप उठाता कि तभी एक दिशा से बॉल का एक शेप का कुछ उस फाइटर के मुंह पर आकर लगा। तो वो बैलून, जो कि एक बैलून था जिसके छोटे छोटे बोल बनाकर बच्चों ने गर्म पानी में चिली ऑयल मिक्स करके उस बैलून की बोल को बनाया गया था, क्योंकि बच्चों ने वहां पर छोटे छोटे बैलून से बहुत सारी बोलें बनाई हुई थी, जिसमें उन्होंने ऑयल, पानी और चिली पाउडर को डाला हुआ था। बच्चों ने एक तरफ से वहां पर उन लोगों के ऊपर इन बैलून्स की फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। वो सभी बच्चे लगातार अब बिना रुके उन बैलून्स बॉल्स को उन फाइटर्स के ऊपर मारते जा रहे थे। पानी गर्म होने की वजह से उन फाइटर्स का ध्यान एकदम से ही भटक गया था। ये देखते ही अब आकाश, मयूर और कैलाश अधिकारी सभी ही वहां से अब एकदम से उनके चंगुल से निकलकर दूसरी तरफ आ गए थे। तो वहीं उन फाइटर्स की हालत अब तक खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके आंखों में जलन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उस पानी में जो ऑयल और चिली थी वो अब उनकी आंखों में जा रही थी, जिससे अब उनके चेहरे के साथ साथ उनकी आंखों में भी जलन थी। जैसे ही करण गुलेरिया की नजर जैसे ही उस दिशा की तरफ गई जहां से वो बैलून आ रहे थे, तो करण गुलेरिया ने देखा कि वहां पर तो उसके खुद के बच्चे आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर ही हैं, और उनके साथ के साथ लतिका भी। बच्चों को वहां पर एकदम से देखकर तो खुद करण गुलेरिया भी हैरान हो गए थे, लेकिन हाँ, उन्हें अब सुकून था, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चे आ भी गए थे तो बच्चों को एकदम से सेफ देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला। इसलिए अब उन्होंने जल्दी से अपनी अटैकिंग पोजीशन अब करण गुलेरिया ने ले ली थी, ताकि बच्चों पर किसी भी तरह की कोई भी आंच न आए। और फिर उन्होंने भी अपनी स्पीड एकदम से ही बढ़ा ली थी। करण गुलेरिया अब उन सबके साथ अब अकेले ही फाइट करने लग गए थे। करण गुलेरिया को अब एकदम से ऐसे फाइट करता हुआ देखकर तो खुद मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया भी एकदम से ही हैरान हो गए थे। लेकिन यहाँ आकाश की नजर अभी भी कवि नालिशा पर ही थी, क्योंकि कुछ देर पहले करण गुलेरिया ने आकाश से जो बात कही थी वो अभी भी आकाश के दिमाग में ही घूम रही थी कि कवि नालिशा तुम्हारी बहन है। इसलिए वो बस अब हैरान होकर बस कवि नालिशा की ही तरफ देख रहे थे। वहीं करण गुलेरिया ने अकेले ही उन सभी फाइटर को अब वहां पर मार गिराया था। उनमें से कोई भी अब यहाँ पर जिंदा नहीं बचा था, वो सारे के सारे अब यहाँ ढेर हो चुके थे। जब आलिशा ने आकाश गुलेरिया को खुद को इस तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो अब उन्होंने कहा, मिस्टर करण गुलेरिया ने हमें बचाने के लिए कहा था ये सब, इसे गलती से भी सच मत समझना, क्योंकि करण गुलेरिया ने बस मुझे बचाने के लिए ही तुमसे ये कहा था ताकि तुम मेरे ऊपर कोई भी गोली ना चलाओ। ये सच है ही नहीं। वहां अब तक बच्चों ने एक दूसरे को हाई फाई देते हुए कहा कि हमने कर दिखाया, दोनों मामू पूरी तरह से सेफ हैं, हमने उन्हें बचा लिया। और फिर चारों ही बच्चों ने एक ग्रुप हग किया। तभी प्रिंसेस लतिका ने कहा कि कुछ बैलून्स बॉल्स बच गए हैं, अब इनका क्या करना है। लतिका की ये बात सुनते ही अब रिया ने कहा कि उस रूम में वो दोनों आंटियां हैं ना, उन पर निशाना लगाते हैं, चलो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि अभी उनसे मेरा बदला लेना बचा हुआ है। रिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, अभी बस कीजिए, आज के लिए सच में बहुत ज्यादा हो गया है। वो तो अच्छा हुआ कि किसी को पता नहीं चला कि जो वो बैलून्स बॉल्स उन फाइटर्स को लगा है वो आप सभी के कारनामे हैं, नहीं तो सोचो अगर फिर उन्हें पता चल जाता तो आप सबका क्या हाल होता। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि देखो रिया, हमें बड़ी रानी की बात अब मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हमारे से बड़ी है और वो सही भी कह रही है। तुमने देखा ना आखिर किस तरह से नानू ने अकेले ही उन फाइटर्स की बैंड बजा दी थी। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब रिया कहती है बस थोड़ी देर, और फिर वो अब लतिका से कहती है चलो अभी आधा बकेट बैलून बॉल्स हैं। रिया की ये बात सुनकर अब लतिका कहती है ठीक है फिर चलो। और फिर दोनों ही लड़कियों ने बकेट को उठाया और फिर वो दोनों फिर से उसी रूम की तरफ जाने लगती हैं जहाँ पर मनीषा और कामिनी पड़ी हुई थी। कुछ ही देर के बाद वो दोनों जब वहाँ पर उस रूम के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि दोनों ही औरतें पूरी तरह से बेहोश थी। तभी रिया और लतिका ने दोनों ने ही अपने अपने हाथों में बॉल्स को ले लिया था और एक एक करके अब दोनों माँ बेटी के चेहरे पर अब वो बॉल से मारती जा रही थी।
वहीं दूसरी तरफ से राजीव और महेंद्र दोनों ही अभी बेसमेंट से होकर सीक्रेट रास्ते से राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों, राजीव गुलेरिया की वहां गाड़ी खड़ी हुई थी तो अब वो दोनों ही उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी उन दोनों को यहाँ से भागता हुआ देखे वो यहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन दोनों के बीच में एक खामोशी थी। यहाँ पर कोई अभी कुछ भी नहीं कह रहा था। महेंद्र को तो अभी यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले रॉयल मीटिंग में उसने आलिशा को न जाने क्या क्या बातें कही थी। इस रॉयल मीटिंग में ही नहीं बल्कि कितने ही सालों से वो कभी आलिशा के बारे में न जाने क्या क्या सोचते आ रहे थे। उन्होंने कभी आलिशा को खुद राजीव गुलेरिया के सामने खून और खानदान को लेकर पता नहीं कितना कुछ कहा था, लेकिन उसे तो आज पता चला कि आलिशा तो उसकी दोस्त राजीव गुलेरिया की ही बेटी है। महेंद्र को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में सच हो सकता है कि कभी आलिशा उसके दोस्त राजीव की बेटी हो। अब उसके दिमाग में वही सब बातें घूम घूम कर चलने लग गई कि अगर कभी आलिशा उसी की बेटी ही थी तो उसने तो अपने दोस्त की बेटी को न जाने कितनी ही बुरी बुरी बातें कही थी। अब उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो चुका था। तभी अब उसकी नजर गाड़ी के विंडो से बाहर देख रहे राजीव गुलेरिया पर जाती है, क्योंकि राजीव गुलेरिया के मन में भी अभी एक तूफान मचा हुआ था। राजीव गुलेरिया यहाँ पर अपने ही ख्यालों में था। राजीव गुलेरिया को भी अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्या जो करण ने जो कहा क्या वो सच है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के कॉलेज मैनेजमेंट में अक्षय वर्मा ने पुरानी लाइब्रेरी में जितने भी लोगों पर वायरस का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया हुआ था उसने उन्हें बाहर आने के लिए कह दिया था, क्योंकि ये लोग काफी ही दिनों से इस तैयारी में थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पुरानी लाइब्रेरी में बहुत सारे लोगों पर इस वायरस का एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने यहाँ पर एक भयंकर रूप लिया हुआ था, जिसकी वीडियो अनिका ने भी देखी थी। इसलिए अब उन्होंने उन्हें बाहर आने के लिए कह दिया था, क्योंकि शायद अब उसके पास यही एक लास्ट ऑप्शन बचा था अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। और उसके कहे अनुसार वो सभी भी अभी भूखे भेड़ियों की तरह अब दौड़ते हुए अब उस बोटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट से अब वो वहां से बाहर आ जाते हैं, और वो सभी अभी साथ में ही चिल्ला रहे थे, जिनकी आवाजें अब दूर से ही अनिका के कानों में आ गई थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग बाहर आ रहे थे तो वो भूखे जानवरों की तरह दहाड़े मार रहे थे, क्योंकि अनिका के सुनने की क्षमता बहुत ही तेज थी। इसलिए अनिका ने उनकी आवाजों को काफी दूर से ही पहचान लिया था और अनिका समझ गई थी। आवाजों को सुनकर अब अनिका ने सभी को ही वहां पर अलर्ट रहने के लिए बोल दिया था। अनिका ने अब सभी से ही कहा, तुम सबको स्टेज पर चले जाना चाहिए इससे पहले कि वो सब हमारे पास आ जाएं, क्योंकि अगर वो हमारे पास आए तो शायद पता नहीं उनका कितना ही भयंकर रूप होगा। अनिका की ये बात सुनकर अब सभी के सभी स्टेज पर आ जाते हैं। अनिका ने अभी सभी से कहा, गन नंबर 34 को निकालो जल्दी से। अनिका ने अभी अपनी कमांड दे दी थी। अनिका की ये बात सुनकर वहां पर सभी ने ही अब उस गन को निकाल लिया था जो अभी अनिका ने बोला था, और सभी ने ही अभी अपना निशाना वहां पर बोटनी डिपार्टमेंट की तरफ कर लिया था, क्योंकि वो सभी के सभी वहीं से ही जानवरों की तरह दहाड़ मारते हुए आ रहे थे, क्योंकि अब तक ये आवाज सिर्फ अनिका के कानों में आ रही थी, लेकिन अब उनकी दहाड़ इतनी ज्यादा थी कि अब वो दहाड़ सभी के ही कानों में अब सुनाई दे रही थी, और उनकी दहाड़ों को देखकर ही अभी सभी को डर सा लग रहा था। सोचो अगर वो उनके बिल्कुल सामने होंगे तो तब क्या होगा। गन नंबर 34 अनिका ने खुद उस गोली को बनाया था जो कि नॉन पॉइजनस थी। उसमें सिर्फ एंटीडोट का केमिकल लगा हुआ था, वो किसी की जान नहीं ले सकती थी, क्योंकि अनिका ने उस वीडियो में देखा था कि इन सब के ऊपर इन सब में एक वायरस डाला गया है, और अगर इनके ऊपर वो एंटीडोट का हमला होगा तो शायद ये इस जानवरों वाले रूप से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। सेम जैसे कि एक बार वहां पर दिल्ली में जब इनका मिशन स्टार्ट हुआ था वहां भी हुआ था। वहीं दूसरी तरफ से बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर से लोगों का झुंड देखकर और उनका रूप देखकर तो सभी की हालत एकदम से ही खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी आवाजें ही इतनी डरावनी थी कि सबका कलेजा फटने को हो रहा था। और वैसे भी उन्होंने वीडियो में भी देखा था, लेकिन वीडियो में और सच में देखने में बहुत ही फर्क था। अनिका ने अभी उन सब के चेहरों की तरफ देखकर अब अनिका ने कहा, ध्यान रहे कि कोई भी इनके संपर्क में ना आ पाए, क्योंकि अगर कोई भी इनके संपर्क में आए तो शायद ही वो भी इस वायरस की चपेट में आ सकता है। अब आप सब अपना मास्क को ध्यान से लगाइए एंड शूट दैम।
अनिका की ये बात सुनकर अब स्पेशल डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स ने जो अभी अपनी शूटिंग पोजीशन अभी उन लोगों ने ले ली थी, क्योंकि वो अपनी गन से अब सभी को ही निशाना बनाते हैं और वो शूटिंग उन्होंने उन्हें शूट करना शुरू कर दिया था और सभी का निशाना ही एक से एक बढ़कर एक था। लेकिन वो सभी अभी चीते की रफ्तार से दौड़कर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो वहीं ये सभी अभी लगातार अब उनसे बचने के लिए अभी फायरिंग कर रहे थे। जैसे जैसे गोली उनके शरीर पर लग रही थी वैसे वैसे वो सभी वहीं पर ही बेहोश होकर गिरते जा रहे थे। अब तक जॉन और एनी भी वहां पर उन सभी लोगों का वहां पर ट्रीटमेंट करने के बाद अब यहाँ पर अनिका और इसकी टीम के पास इन्हें आकर ज्वाइन कर लेते हैं। जब उन्होंने यहाँ की हालत देखी तो अब जॉन और एनी भी जल्दी से जाकर अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और वो भी सभी लोगों के साथ अब उन्हें लोगों पर जो कि अभी इस वायरस से पीड़ित थे उन सबको अब अपना निशाना बनाने लगते हैं। अब तक अनिका ने अपनी पूरी टीम के साथ अब तक उन सभी लोगों के ऊपर काबू पा लिया था, क्योंकि जितने भी लोग वो वहां से दौड़ कर आ रहे थे उन सब के ऊपर ही सीधा का सीधा निशाना लग रहा था। और जैसे ही वो वायरस उनको इंजेक्ट हो रहा था तभी उन साथ के साथ वो लोग वहां पर बेहोश होकर गिर रहे थे। इसलिए अनिका ने अब तक इसके ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली थी। तक इन लोगों को शांत करने में कामयाब हो गई थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने जब ये सब देखा तो अब उसने अनिका से कहा, अनिका क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सब दोबारा वो सब नहीं करेंगे जो ये अभी कर रहे थे और जो हमने उस वीडियो में देखा था जब ये कर रहे थे। अब वो निखिल की तरफ अपने हाथ को करते हुए अब वो कह रहे थे कि जो हमने निखिल ने दिखाया था क्या सच में वो अब दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तुम्हें याद है ना कि उस वीडियो में आखिर किस तरह से ये जानवरों के साथ जो काम कर रहे थे और उसके बाद उनकी जान लेकर उन्हें कच्चा का कच्चा ही खा रहे थे। अरे इन लोगों ने तो जानवरों को भी नहीं छोड़ा था, तुमने खुद देखा था ना जब निखिल ने हमें वो वीडियो दिखाई थी। अब ये दोबारा तो ये सब नहीं करेंगे ना, क्या सच में ये ठीक हो गए हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मेरे ख्याल से जो इनके शरीर में जाना चाहिए था वो पूरी तरह से अब इनके शरीर में जा चुका है। अब बारी है बेसमेंट के रूम की। ये कहते हुए ही अब अनिका जॉन और एनी की तरफ जाने लगती है। अनिका ने वैसे तो बेसमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास को दी थी, लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास सच में ही कितने काबिल ऑफिसर थे ये अनिका अच्छी तरह से जानती थी। अनिका अंदर ही अंदर जानती थी इंस्पेक्टर अब्बास के बस की कोई भी बात नहीं है। वो बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। उन्हें बस हर चीज में अपनी प्रशंसा ही चाहिए होती है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उनकी हवा एकदम से ही ढीली हो जाती है। अनिका ने एनी और जॉन को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे और साथ के साथ अब वो उस वायरस का एंटीडोट भी जॉन और एनी को उन्होंने दे दिया था। जॉन और एनी दोनों ही अब समझ गए थे कि अब उनका काम बेसमेंट में है। वहीं दूसरी तरफ न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के बेसमेंट में बने उस सीक्रेट रूम में रोहित मारवा और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अब उस ग्लास के डोर को ही अभी तक बड़े ध्यान से ही देख रहे थे, क्योंकि अभी तक वो उनमें से किसी एक डोर को चूज नहीं कर पाए थे। अब वो बस यही सोच ही रहे थे कि आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि इनमें से सही दरवाजा कौन सा है। मल्होत्रा भी अपना दिमाग लगाकर सही दरवाजे को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन तीनों में ऐसा कौन सा अलग दरवाजा है जो सही हो सकता है। इसलिए वो अपनी कोशिश करती है। तभी अब उसकी नजर बीच वाले दरवाजे पर जाती है तो वो रोहित से कहती है, रोहित मुझे लगता है कि बीच वाला दरवाजा सही है। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि आप श्योर हैं इस चीज के लिए, क्योंकि आप जानती हैं ना कि अगर हम गलत दरवाजे से अंदर चले गए तो हमारे साथ वहाँ पर क्या हो सकता है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बीच वाला ही दरवाजा लग रहा है। मैं इस चीज के लिए श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि यही दरवाजा हो सकता है। चले क्या। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित मारवा कहता है, ठीक है फिर चलिए देखते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों ही एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अभी श्योर नहीं थे कि ये बीच वाला दरवाजा ठीक है या नहीं। लेकिन क्योंकि अब जब वो यहाँ तक पहुँच गए थे तो अब उन्होंने इन तीनों में से किसी एक को तो चूज करना ही था, जिससे अब या तो इनकी लड़ाई यार होने वाली थी या पार, या तो वो वहाँ पर उसे चीज तक पहुँच सकते थे जो किंग उससे छुपा रहे थे, या फिर यहाँ पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता था।
इसलिए अब वो एक गहरी लंबी सांस लेकर फिर बीच वाले दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब रोहित से कहती है कि थोड़ी देर के लिए हमें अपने चेहरे को ओपन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा देर तक इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ये खत्म हो गया तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है कि हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब हमें इससे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी तभी ही हमें इसका ज्यादा यूज करना चाहिए। और फिर वो दोनों ही अब अपने फेस मास्क को अब हटा लेते हैं और वो अपने फेस को कुछ देर के लिए ऐसे ही खुला छोड़ते हैं, ताकि वो इमरजेंसी के लिए अब इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को फिर बाद में यूज कर सके जब उन्हें इसकी जरूरत हो, क्योंकि ऐसे कर करके वो अब इस ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक चला सकते थे। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ने ही ये सब किया, तभी अचानक से रोहित के नाक में अब कुछ केमिकल की महक आ रही थी, क्योंकि वो फेस मास्क अब उनके हटते ही अब उन्हें धीरे धीरे अब उस केमिकल का असर शुरू हो गया था, और अब उस केमिकल का असर अब उसके दिमाग पर असर डाल रहा था। जैसे जैसे वो केमिकल अब उसके नाक से जा रहा था, तभी रोहित अब अपना एकदम से सिर पकड़ लेता है, और फिर इस केमिकल की वजह से उसकी वो याद ताजा हो गई थी जब रोहित मारवा 15 साल का था। और जब वो 15 साल का था, उस दिन रोहित के सामने एक बहुत ही बड़ा सच सामने आया था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था अपनी लाइफ में, उसने ही उसे मारने की उस दिन कोशिश की थी। वो सारी ही बातें अब रोहित को याद आने लग गई थी। उस दिन को रोहित कभी भी नहीं भूल सकता था, जब उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें उसके अपने पिता और उसके पंकज चाचा शामिल थे। पहले रोहित को लगता था कि ये दोनों रोहित को मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी से हटाने के लिए उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि रोहित यही समझता था। लेकिन रोहित को तो उस दिन पता चला था कि आखिर उसे मारने के प्लान तो उनका नहीं बल्कि किसी और ने ही बनाया था। जब उस शख्स का चेहरा रोहित के सामने आया था तो उसे एक जबरदस्त शौक लगा था। सच में वो शौक उसके लिए इतना गहरा था, शायद वो उससे बर्दाश्त ना हो। इतने सालों तक रोहित के दिमाग से उस शख्स की याद को किंग ने बड़ी ही आसानी से मिटा दिया था, और रोहित भी उस चीज को भूल गया था कि आखिर वो कौन शख्स था जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आज ये केमिकल के संपर्क में अब रोहित आ रहा था, तो उस केमिकल के संपर्क में आने से अब रोहित को एक एक करके सब कुछ अब याद आने लगा था कि उस दिन आखिर कैसे क्या हुआ था, और वो इंसान कौन था जिसने दिन उसे मारने की कोशिश की थी। और अब रोहित के लिए ये इतना भयानक हो गया था कि अब रोहित से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इसलिए रोहित ने अब अपने सिर को पकड़कर अब वो अपने सिर को ऐसे पकड़कर एकदम से ही नीचे जमीन पर बैठ जाता है।